हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटालैक्टिस। इसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है ये, जिसमें कि जो हमारे लंग्स हैं ना वो कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ज़्यादा क्या है, वन ऑफ मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन है। मतलब क्या होता है, मोस्टली ये एज अ अदर डिजीज़ जो होती हैं रेस्पिरेटरी की, उसकी कॉम्प्लिकेशंस में ये देखने को मिलती है। इसके अगर हम टाइप्स पे आते हैं तो सबसे पहला आता है एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव में क्या होता है, जो ब्लॉकेज होता है एयरवे का बिटवीन एल्वियोली एंड ट्रैकिया। जो ट्रैकिया और एल्वियोली के बीच में जो हमारा एयरवे होता है, जहाँ से हमारी एयर जाती है, वो क्या होता है, उसका ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। इसका सेकंड टाइप आता है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव में क्या होता है, जो प्लूरल फिल्ड कैविटी होती है वो पूरी फिल्ड हो जाती है, मतलब पूरी जो है भर जाती है ऊपर तक फ्लूइड से। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, जो अगर पूरी जो प्लूरल कैविटी है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है फिल हो गया है, वो बिल्कुल फुल हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होएगा, जो हमारे लंग्स है उन पर प्रेशर पड़ेगा, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, उस पर प्रेशर डालेगी, बिकॉज उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर सके या उसको बाहर निकाल सके। तो वो क्या करेगी, वहाँ पे वो फिल होता रहेगा और वो क्या करेगी, लंग्स पे प्रेशर कोज करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये लोकली या फिर जनरलाइज जो फाइब्रोटिक चेंज होते रहते हैं, तो उन चेंजेस जो होते हैं लंग्स में, उनकी वजह से ये देखने को मिलता है। एंड द फोर्थ इज एडहेसिव। एडहेसिव में क्या होता है, कोई भी इनसफिशिएंट जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होता है, ये उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो ये किस किस वजह से हो सकता है हमें, जो एटेलैक्टिस है, तो ये क्या हो सकता है, जो ब्लॉकेज होती है एयर पासेज में। अभी हमने पढ़ा था कि जो एब्जॉर्प्टिव होता है उसमें क्या होता है, ट्रैकिया और जो एल्वियोली के बीच में जो एयर पाथवे होता है उसका क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो जो ब्लॉकेज हो रहा है एयर पासेज में, उसकी वजह से हो सकता है। कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर चली गई है, फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है, और या फिर कोई इन्फेक्शन हमें हो गया है किसी भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल से, फॉरेन बॉडी से, तो वो चीज़ हो सकती है। उसके बाद हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है कि अच्छे से हमें जो है वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन है, तो वो हो सकता है। म्यूकस प्लग्स हो सकते हैं। म्यूकस प्लग्स क्या होंगे, म्यूकस प्लग्स अगर बन जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज होएगा जो एयर पाथवे वगैरह का है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है, चेस्ट वॉल की कोई डिफॉर्मिटी होगी है, तो वो क्या करेगी, असर डालेगी ना हमारे लंग्स वगैरह पे, तो वो एक चीज़ हो सकती है। उसके बाद ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, अगर कैंसर है जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकीज हैं, उनका अगर क्या है, कैंसर है, तो वो एक कंडीशन काउंट होती है। उसके बाद अगर इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ है, कि लंग्स जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो उस केस में भी हमें एटेलैक्टिस होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसी के साथ साथ पल्मोनरी एडिमा की वजह से भी जो है ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं या ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं। तो इमोबिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है, कि पेशेंट क्या है, वो इमोबाइल है, उसकी मोबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जो है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। उसके बाद जो नारकोटिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी चलती है, जो नारकोटिक ड्रग्स वगैरह लेते हैं या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो लोग क्या है, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। किसी को पेन ज़्यादा रहता है, किसी को पेन की ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि हर टाइम कहीं ना कहीं उसको पेन रहता है चेस्ट वगैरह में, तो वो क्या चीज़ है, वो भी रिस्क फैक्टर्स में काउंट होते हैं। उसके बाद ओल्ड एज भी होती है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, हमारे जो सारे फंक्शंस होते हैं, सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं स्लो वर्क करते हैं, तो इतना प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ का, तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं किसी भी डिजीज़ का। ओल्ड एज जो है वो ऑलमोस्ट हर एक डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, बस एक उन चीज़ों को छोड़ के, मतलब उन डिजीज़ को छोड़ के जो हमें चाइल्डहुड में देखने को मिलती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ओल्ड एज जो है वो मोस्टली काउंट होता है, बिकॉज वहाँ पे हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है ओल्ड एज में जाने के बाद, और जो बॉडी के फंक्शंस, मतलब बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या फिर बॉडी के जो फंक्शंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद डिफ़िकल्टी होती है स्वेलोइंग में, या फिर किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी है, तो वो एक चीज़ जो है वो काउंट होती है कि हाँ, ये लोग ज़्यादा सस्पेक्टेबल हैं या फिर ज़्यादा रिस्क पे हैं डिजीज़ के होने के। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि रिड्यूस वेंटिलेशन या ब्रोकेज होगी, अब ये किसकी वजह से होगी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या होएगा, जो हमारा वेंटिलेशन होता है, या फिर क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा जो एयरवे होता है उसका। अब ब्लॉकेज हो रहा है या फिर वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा, जो पासेज
होता है, जो एयरवे का क्या होता है, एक वे होता है जहाँ से एयर जाती है एल्वियोली तक। उसमें क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी एयर के एल्वियोली तक जाने की। अब वहाँ पे नहीं जा रही है तो क्या हो गया, जो एल्वियोलर एयर है वो एब्जॉर्ब होगी ब्लड में, जो ट्रैप्ड एल्वियोलर एयर है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, और जो अफेक्टेड पोर्शन है एल्वियोली का वो एयरलेस हो जाएगा। अब वो एयरलेस हो गया तो वहाँ पे एल्वियोली कोलैप्स करेगी और हमें एटेलेक्टिस देखने को मिलेगा। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो भी हमने पढ़े इतने सारे, उनकी वजह से क्या होगी, ब्लॉकेज हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा। अब ब्लॉकेज और हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एयर है वो हमारी एल्वियोली तक नहीं जा पा रही है, कहीं ना कहीं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, चाहे वो हाइपोवेंटिलेशन की वजह से है या ब्लॉकेज की वजह से है, एयर एल्वियोली तक नहीं पहुंच पा रही है। और जो पहले से एयर ट्रैप हो चुकी थी हमारे एल्वियोलर में, वो क्या होती है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब वो भी एब्जॉर्ब होगी है, मतलब वो वाली एयर जो पहले से प्रेजेंट थी वो भी यूज़ होगी, और न्यू एयर जो है वो पहुंच ही नहीं रही है एल्वियोली तक, तो एल्वियोली क्या हो जाएगी, एयरलेस हो जाएगी। अब एल्वियोली एयरलेस होगी है तो वो क्या करेगी, कोलैप्स हो जाएगी, और कोलैप्स, एल्वियोली कोलैप्स को ही हम क्या कहते हैं, एटेलेक्टिस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो इसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि डिज़निया देखने को मिलता है। हमारे हार्ट वगैरह को और किसी भी बॉडी सिस्टम को जो है अच्छे से क्या नहीं मिल रही, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही है, तो हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। बिकॉज हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो वो ब्लड क्या करता है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, हिमेटोकेरोइट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हिमेटोसाइट सेल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर रहा है तो बॉडी से हार्ट के पास क्या मैसेज जाएगा कि हमारे पास अच्छे से ब्लड नहीं आ रहा है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हार्ट क्या है, बहुत फास्ट काम करेगा, फास्ट बीट करेगा, तो टैकीकार्डिया हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो क्या, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, लेज़र फ्लेयरिंग हो सकती है। इतनी ज़्यादा जो एक्सेसिव में टैकीकार्डिया, मतलब जो हमें देखने को मिल रहा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो रही है, हमारा हार्ट जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग हमें देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा मैलेज वीकनेस रहेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो अगर हमारी ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है कहीं पे भी, तो बॉडी के फंक्शंस कैसे, बॉडी कैसे अपने प्रॉपर फंक्शन कर सकती है, बिकॉज ऑक्सीजन तो चाहिए ना हर एक सेल को अपना फंक्शन करने के लिए, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की नीड जो होती है हर एक ऑर्गन, तो वहाँ पे मेलेज यानी कि वीकनेस देखने को मिलेगी, वेट लॉस देखने को मिलेगा, और अच्छे से ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुँच रही है, अच्छे से जो है ब्लड नहीं कैरी हो पा रहा है, तो साइनोसिस देखने को मिलेगा। लंग्स की डिजीज़ है, एल्वियोली कोलैप्स हो रही हैं, तो उसके लिए हमें कफ देखने को मिलेगी। पेशेंट को एनजाइटी रहती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो इतने सारे उसके क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, मैनिफेस्टेशन आते हैं कि वो इरिटेट हो जाता है इस चीज़ से, तो हमें एनजाइटी देखने को मिलती है, और जो हमारी ब्रेथ साउंड्स हैं वो भी इंक्रीज जो है हमें देखने को मिलती हैं। अब हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि हाँ हमें एटेलेक्टिस ही है, तो उसके लिए हम हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी करा सकते हैं, एबीजी जो है एनालिसिस वो करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पार्शियल ऑक्सीजन है वो डिक्रीज़ मिलेगी, या फिर पार्शियल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ मिलेगी, इनमें से एक केस जो है हमें देखने को मिलता है। अगर ऑक्सीजन डिक्रीज़ है तो हमें पता चल जाएगा एयर नहीं जा रही है, CO2 डिक्रीज़ है तो भी हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम CT स्कैन करा सकते हैं, उसी के साथ ऑक्सीमेट्री भी हम जो है करा के देख सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम जो भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हुई है, जिसकी वजह से भी जो भी मतलब हाइपोवेंटिलेशन है या फिर जो भी ब्लॉकेज है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जो कोलैप्स हो गई हैं, जो हमारी एल्वियोलाइज थी, जिनके पास एयर ना पहुंचने की वजह से वो कोलैप्स हो गई थी, तो हम उनको दोबारा से इन्फ्लेमेट करने की कोशिश करेंगे, री इन्फ्लेट करेंगे उनको। जो हमारा सर्कुलेशन है जिसमें प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको हम प्रमोट करेंगे। उसके बाद स्पायरोमेट्री करा सकते हैं, नेबुलाइजेशन दे सकते हैं, चेस्ट परकशन कर सकते हैं, और एसिटाइल सिस्टीन जो है वो दे सकते हैं। इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रोंकियोस्कोपी कर सकते हैं, और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन जो है हम कर सकते हैं पेशेंट का। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो फर्दर जो है एटेलेक्टिस की वजह से हमें निमोनिया देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है, और हाइपोक्सीमिया जो है हमें देखने को मिल सकता है।